ठीक है बच्चों, तो अब देखिए 3 प्रोसेस के लिए तो हमने वर्क डन का रिलेशन पढ़ लिया था। आज एक और प्रोसेस बाकी रह गया था जिसमें वर्क डन का रिलेशन हमने नहीं पढ़ा था, वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बहुत ध्यान से बच्चों समझते चलो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो लिखिए वर्क डन इन कैलकुलेशन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके, अब देखिए अपने को मालूम है W इक्वल क्या होता है। W इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dV फ्रॉम V1 टू V2, एंड फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वी नो दैट PV रेज टू M इक्वल्स टू कांस्टेंट। PV रेज टू M क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे प्रेशर का रिलेशन हमको चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V रेज टू M। एवरीवन हाँ या ना? यहाँ पे लिख सकते हैं V रेज टू M इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में चला गया, P इक्वल्स टू K डिवाइड बाय V रेज टू M। अब इस P के वैल्यू को ला करके हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे ला के रखेंगे तो कितना हो जाएगा? K डिवाइड बाय V रेज टू M dV फ्रॉम V1 टू V2। तो ये टर्म किस में बन जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। फिर इसमें जो कांस्टेंट है उसको बच्चों हम बाहर ले लेते हैं। 1 बाई V रेज टू M को V रेज टू माइनस M लिख सकते हैं, V रेज टू माइनस M dV फ्रॉम V1 टू V2। सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx कितना होता है? x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये सिंपल सा रूल यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे n की जगह पे कितना है? n की जगह पे माइनस m है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू k इंटू v रेज टू माइनस m प्लस 1 बाई माइनस m प्लस 1, एंड लिमिट इज फ्रॉम v1 टू v2। लिमिट इज फ्रॉम v1 टू v2। अब इन सभी के वैल्यूज को हम रखते हैं। अगर बच्चों इन सभी के वैल्यूज को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? k इंटू अपर लिमिट पहले रखेंगे v2, तो v2 रेज टू माइनस m प्लस 1 माइनस v1 रेज टू माइनस m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस m प्लस 1। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। इसके आगे देखिए क्या करते हैं। अब k जो बाहर है उसको अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? k v2 रेज टू माइनस m प्लस 1 माइनस k v1 रेज टू माइनस m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस m प्लस 1। ठीक है, तो अपना वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक इस वाले पॉइंट तक आ चुका है। और मैं आपको बताया कि फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV रेज टू M इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। तो बच्चों अगर PV रेज टू M कांस्टेंट है तो हमको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? P1 V1 रेज टू M इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू M इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वाले k की जगह पे हम ये वाला वैल्यू रखते हैं। P2 वाला V2 वाला टर्म है ना, तो V2 वाला वैल्यू रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? k की जगह पे रख देंगे P2 V2 रेज टू M इंटू V2 रेज टू माइनस M प्लस 1 माइनस इस वाले k की जगह पे ये वाला वैल्यू रख रहे हैं P1 V1 रेज टू M इंटू V1 रेज टू माइनस M प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस M प्लस 1। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे। माइनस M प्लस M कैंसिल, क्या बचेगा? D बचेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 बाई माइनस M प्लस 1। ऊपर जितना भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, सफिशियंट है। P1 V1 माइनस P2 V2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस M होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस M होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस M। सॉरी, this is work done, this is formula for work done in polytropic process। this is work done in polytropic process। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। डेरिवेशन के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हालांकि बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, लेकिन आप अब अगर सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को बच्चों याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सही बच्चे, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। रेज योर हैंड अगर आपने ऑलरेडी नोट कर लिया है तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके गुड। अब देखिए बच्चा लोग, हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ा है, वो क्या होता है? PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ पे P1 V1 कैन बी रिटन एज nRT1 एंड P2 V2 कैन बी रिटन एज nRT2। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे P1 V1 की जगह पे nRT1 रखते हैं, P2 V2 की जगह पे nRT2 रख देते हैं, तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू nRT1
माइनस nRT2 होल डिवाइड बाई 1 माइनस m। यहाँ पे nr कॉमन ले लेंगे, nr कॉमन लेंगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू nr, तुम बाहर आ जाओ, T1 माइनस T2 होल डिवाइड बाई 1 माइनस m। So this is another formula for work done in polytropic process. This is another formula for work done in polytropic process. स्टार लगाएंगे और बॉक्स में रखेंगे। हो जाएगा तो रेज योर हैंड, नोट करने के बाद रेज योर हैंड एवरीवन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पे वर्क कर रहे थे और हमको क्या स्टार्ट करना है, अब स्टार्ट करना है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो पहले साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। बच्चों एकदम हम लोग अप टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इसी नोट्स से उठ करके क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा, या प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा करके सोल्व कीजिए, इसी नोट से उठा करके थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट ऐड करके क्वेश्चन बनाए हुए होंगे। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, नाम में ही क्या है लगा हुआ है, साइकिल लगा हुआ है। तो साइकिल मतलब क्या हुआ, साइकिल मतलब दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, जहां से शुरू किए वहीं पे खत्म करेंगे, मींस दिस इज अ साइकिल। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, if initial and final state of a system is same, then process is called cyclic, CYCLIC, cyclic process। लिख लीजिए जल्दी से इसका डेफिनेशन। इनिशियल और फाइनल स्टेज अगर सिस्टम का सेम रहेगा तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस वाले प्रोसेस को बच्चों हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। ओके, if initial and final state of a system is same then process is called cyclic process। अब देखिए, अब हम फाइंड करेंगे क्या कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, स्पेशली पीवी कर्व के लिए हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीवी कर्व के लिए भी बात करेंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए कि दिस इज प्रेशर एक्सिस एंड दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। इनिशियली सिस्टम वाज एट दिस पोजीशन और यहां से उसको हम लोग लेके गए हैं इस वाले पोजीशन पे। चलो ले चले तुमको ए से बी के पास, इनिशियल इज ए, फाइनल इज बी, ए से बी लेके गए और फिर उसके बाद इसको दोबारा हम मूव करके बी से कहां लेके आए, बी से ए के पास लेके आए। तो हम ए से बी गए और बी से ए आए, तो ये कंप्लीट टर्म मिलके क्या बना रहा है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। अब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस। अब कैसे वर्क डन फाइंड करें, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेक कर लीजिए कि क्या ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम है। अगर बच्चों ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम है मींस एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल गिव वर्क डन। अगर प्रेशर वॉल्यूम नहीं है तो ध्यान रखिएगा वहां पे एरिया से वर्क डन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए वाज इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, मानते हैं यहाँ का वॉल्यूम कितना है, V1 है। बी वाज फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे मानते हैं वॉल्यूम कितना है, V2 है। इस वाले रास्ते का नाम हमने दिया AXB और इस वाले रास्ते का नाम दिया BYA। ठीक है, तो फॉर पाथ AXB वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का हमने नाम दिया क्या, W1। और ये वाला वर्क डन कितना होगा, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये वाला जो वर्क होता है ये कितना होता है, ये एरिया अंडर कर्व होता है। तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया हम उठा लेंगे। और अगर बच्चों ये वाला एरिया A1 है, अगर ये वाला एरिया कितना है, अगर ये वाला एरिया A1 है, तो फिर यहाँ पे ये वर्क डन कितना हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा इक्वल्स टू A1। Also, since final volume is larger than initial volume, means volume is increasing और गैस इज एक्सपेंडिंग। जब गैस एक्सपेंड हो रहा है, इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। बहुत बढ़िया, हम ए से बी चले गए वाया एक्स,
अब हम कहाँ चलेंगे, अब हम बी से ए आ रहे हैं, अब हम बी से ए आ रहे हैं, यानी बी ओ वाई के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर पाथ बी वाई ए, बी वाई ए, हम बी से आ रहे हैं भाया वाई। तो इस बार का वर्क डन क्या होगा, तो अगेन पाथ कौन सा है, कर्व कौन सा है, कर्व इज प्रेशर वॉल्यूम कर्व, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया, एंड दिस टाइम एरिया विल बी दिस वैल्यू। इस बार का एरिया कौन सा वैल्यू है, इस बार का एरिया ये वाला वैल्यू है। बहुत बढ़िया, इस वाले एरिया का हमने नाम दिया क्या, इस वाले एरिया का नाम हमने बच्चे दे दिया A2, इस वाले एरिया का नाम दे दिया A2। तो ये वाला वर्क कितना हो जाएगा, फॉर पाथ बी वाई ए वर्क डन, इसका नाम हमने दिया W2 इज इक्वल टू A2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है या एक्सपेंशन हुआ है। तो सिंस फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन इनिशियल वॉल्यूम, सिंस फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम है, हम बी से ए आ रहे हैं ना, तो ये वाला इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ है, मतलब यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, एंड इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। सो दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में वर्क डन क्या होता है, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है। ओके बच्चों, तो हमने यहां से यहां का वर्क कैलकुलेट किया, यहां से यहां का वर्क कैलकुलेट किया, यहां से यहां जा करके और यहां से यहां आकर के कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो देयरफॉर वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, कौन सा, ए एक्स बी वाई ए। ठीक है, कौन सा साइक्लिक प्रोसेस में, तो ए एक्स बी वाई ए, इस वाले कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, तो ये वाला वर्क डन होगा, दिस विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2, दिस विल बी इक्वल टू W1 इज A1 एंड W2 इज A2 माइनस A2, यानी वर्क डन कितना आ गया, A1 माइनस A2। अब सही बच्चे ध्यान दें कि A1 माइनस A2 क्या है, तो A1 ये पूरा वाला एरिया था, हमने क्या किया, हमने एक पेज का इतना पार्ट पहले कट किया और फिर इस वाले पार्ट को निकाल दिया। तो A1 में से अगर A2 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, A1 माइनस A2, एंड A1 माइनस A2 इज नथिंग, A1 minus A2 is nothing but area of this cycle. This is area of this cycle. यानी हम बोल सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ साइकिल। ओके, तो याद रखिएगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस, नोट फॉर साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ साइकिल। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ साइकिल के इक्वल। बहुत बढ़िया, इतना अपने को मालूम चल गया कि वर्क डन एरिया ऑफ साइकिल के इक्वल है। अब हम देखेंगे कि ये वर्क डन पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आप देखिए, जब यहां से यहां गए थे बच्चों हम लोग, तो वर्क डन पॉजिटिव था और वो वाला वर्क डन ज्यादा आया था, और निगेटिव वाला एरिया क्या है, निगेटिव वाला एरिया कम है। तो A1 माइनस A2 ये क्या रहा है, दिस विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, एक और पॉइंट हम देखेंगे। तो इस बार हम कैसे मूव कर रहे हैं, तो इस बार बच्चों हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यानी अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है देन वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते तो एक्सपेंशन के केस में कम वर्क होता, कंप्रेशन के केस में ज्यादा वर्क होता। तो इफ साइक्लिक प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज देन वर्क डन इज नेगेटिव। तो यहाँ पे दो नोट देके और पॉइंट लिखेंगे। नोट वन, सेकेंड नोट इज if cyclic process is clockwise, then work done will be positive, clockwise के लिए positive। and if cyclic process is anti-clockwise, then work done will be negative। सही बच्चे नोट कर लेंगे, सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी जितना पॉइंट मैं लिखाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए और ऊपर से नीचे हर तरफ स्टार लगा दीजिए, हर तरफ स्टार। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है।
ओके एवरीवन, अब आगे चलते हैं। तो हमने इतना चीज तो देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी। अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी। तो लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इसमें लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ, it is defined as sum of kinetic energy, sum of kinetic energy of molecules and potential energy of molecules. It is defined as sum of kinetic energy of molecules and potential energy of molecules due to its interaction, due to its interaction, due to its interaction। यानी इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी यू से डिनोट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया था क्या, बहुत सारे assumptions फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और वहां पे एक पॉइंट क्लियर है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यानी इंटरेक्शन अगर नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा जीरो। और बच्चों अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा यानी फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है। और यहाँ पे कुछ ज्यादा अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है, अपने को ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ये ब्रह्मास्त्र है, इसका आप कहीं पे भी यूज कर लीजिए, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी भी डेल्टा टी। ठीक है, इसको लिखेंगे, बॉक्स में रखेंगे और लेके चलेंगे तारों के शहर में, हर तरफ स्टार लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज applicable for, is applicable for, is applicable for every thermodynamic process। This formula is applicable for every thermodynamic process। जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं बच्चों, चाहे वो एडियाबेटिक हो, चाहे वो पॉलीट्रॉपिक हो, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे वो आइसोबारिक हो, चाहे वो आइसोकोरिक हो, whatever the process is, we will apply internal energy as NCV delta T, N for number of moles, CV for molar specific heat at constant volume, delta T for change in temperature। सही बच्चे, यहां तक नोट करने के बाद रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया, वाह। चलो अब आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे। अब आया क्या आया, अब आया नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोट, FLOT, FLOT। यानी बार बार मैं इसको क्या लिखूंगा, फ्लोट। मैं लिखा फ्लोट, मतलब आप समझ लीजिए किसकी बात हो रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ क्या है, लॉ ये बोलता है कि हम जो भी हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, डेल्टा क्यू इज यूटिलाइज्ड इन टू पार्ट। जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे दैट हीट विल बी यूटिलाइज्ड इन टू पार्ट। Part of heat will be used to increase internal energy and remaining part will be used to do specific work। देखो ये क्या बोलता है कि जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो हीट दो पार्ट में यूज होगा, उस हीट का कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए होगा, जबकि कुछ पार्ट वर्क डन के कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो सिंपल सा है, अगर हम कुछ भी पैसा कमा रहे हैं, इफ वी आर अर्निंग समथिंग, तो उसका हम दो काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपना डेली नीड का वर्क फुलफिल कर रहे हैं, जो भी हमारा फैमिली नीड है उसको फुलफिल कर रहे हैं, और रिमेनिंग पैसा को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बैंक में रख रहे हैं उसको समझ लीजिए इंटरनल एनर्जी। वो क्या कर रहा है, वो हमारा इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है। जितना ही ज्यादा हमारा बैलेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। और जितना ही ज्यादा हम, और रिमेनिंग पार्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्क डन में यूज कर रहे हैं। तो ये लिख लीजिए प्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा क्यू इज, डेल्टा क्यू इज हीट, डेल्टा क्यू इज हीट, delta u is internal energy, internal energy, and work done is work, wd equals to work done। ओके सही बच्चे, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आते हैं, अब इसके साइन कन्वेंशन पे, साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन फॉर फ्लूइड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या क्या होता है। अगर पहले बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों, हम हीट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हीट की, हीट डेल्टा क्यू। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट, इफ हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम, इफ heat is if heat is supplied if heat is supplied to system then delta q equals to पॉजिटिव। अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू क्या है, पॉजिटिव है। हम कुकर में मान लीजिए दाल बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, उस सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। इफ heat is rejected by system, if heat is rejected by system then delta q equals to नेगेटिव। अगर बच्चों सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है, सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है, हमने दाल बनाया, दाल गर्म हुआ, आसपास के सराउंडिंग का एयर क्या होता है, गर्म होता है। तो सराउंडिंग का एयर क्यों गर्म हुआ है, क्योंकि उसमें से गर्म भाप बाहर निकला है। तो सिस्टम इज रिजेक्टिंग हीट, अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा देन दैट हीट विल बी नेगेटिव। ओके एवरीवन, हाँ या ना एवरीवन, वेरी गुड। तो हीट के लिए हमने साइन कन्वेंशन देख लिया। दूसरा साइन कन्वेंशन इज फॉर इंटरनल एनर्जी। सेकेंड इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू। डेल्टा यू तुम क्या होते हो, डेल्टा यू तुम क्या होते हो, डेल्टा यू बोला मैं होता हूं एन से भी डेल्टा टी, बहुत बढ़िया। फिर हम पूछे डेल्टा टी से कि डेल्टा टी तुम क्या होते हो, तो डेल्टा टी बोला मैं होता हूं T2 माइनस T1 या फिर T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये क्या बोला, मैं होता हूं T फाइनल माइनस T इनिशियल। दिस इज T फाइनल, दिस इज T इनिशियल। तुम कहाँ हो, दिस इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब आप खुद सोचिए डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा, जब फाइनल टेम्परेचर ज्यादा रहा, इनिशियल कम रहा। यानी अगर फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देन डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव। एंड इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग देन डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव। ओके, हाँ या ना एवरीवन, वेरी गुड। तो सेकंड हो गया। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड इज वर्क डन। थर्ड इज वर्क डन। वर्क डन की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव। अगर सिस्टम काम करेगा तो उस काम को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अगर सिस्टम पे काम होगा तो उस वाले काम को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये कैसे मालूम चलेगा, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। आप एक बलून में कुछ एयर भर दीजिए और सराउंडिंग के टेम्परेचर को इंक्रीज जब करेंगे तो गैस अंदर क्या होगा, एक्सपेंड होगा। जब गैस अंदर एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम ऑफ बलून भी इंक्रीज होगा, तो वहां पे वर्क डन बाय सिस्टम क्या हो गया, पॉजिटिव। आप एक बलून में हवा भरिए और उसको पानी के अंदर रखिए, पानी के अंदर उसको प्रेस कीजिए, जब पानी के अंदर उसको लेके चलेंगे तो पानी हर तरफ से उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। यहाँ पे वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव। ओके बच्चों, तो ये अपना तीन क्या हो गया, these three are साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन इज इन अ गिवन प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस, in a given process for an ideal gas dW, in a given process for an ideal gas dW equals to 0, and dQ is less than 0, dW equals to 0 and dQ is less than 0, then option A, temperature will decrease, option B volume will increase, option B volume will increase, option C volume will decrease, option C volume is decrease, option D टेम्परेचर विल इंक्रीज। चलिए बताइए आप लोग के अनुसार क्या इसका आंसर होना चाहिए। DW 0 है, वर्क डन क्या है, वर्क डन 0 है, और डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू नेगेटिव है।
तो टेम्परेचर घटना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम घटना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चों देखो कहाँ पे आया है, ये आया है JEE एडवांस में, ये क्वेश्चन आया है JEE एडवांस 2001 में। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कैसे, आप फ्लॉट अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग फ्लॉट, अप्लाइंग फ्लॉट। फ्लॉट से पूछे फ्लॉट तुम क्या होते हो, फ्लॉट बोला मैं होता हूं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। हम बोले बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वर्क डन तुम कितना हो, वर्क डन बोला मैं हूं 0, बहुत बढ़िया, तुम 0 रहो। वर्क डन बोला मैं 0 हूं। डेल्टा क्यू से पूछे तुम क्या हो, तो ये बोला मैं लेस देन 0 हूं, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तुम भी बहुत बढ़िया, तुम लेस देन 0 हो। तो बच्चों ये वाला टर्म 0 है, ये वाला टर्म ऑलरेडी 0 है, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, एंड अगर ये निगेटिव है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव। और इंटरनल एनर्जी निगेटिव कब होता है, इंटरनल एनर्जी निगेटिव कब होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। ठीक है, बहुत सारे लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया है। और देखो बच्चों अगर जेईई एडवांस का ये लेवल है तो सोचो नीट का लेवल कैसा हो सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, थर्मोडायनामिक्स में जो जेईई मेंस के क्वेश्चन है ना, सेम लेवल के क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। अगला लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट वन इज internal energy do not depends on path. Internal energy, it do not depends on path. Internal energy do not depends on path. It only depends on, it only depends on initial and final state of system. Internal energy do not depends on path, it only depends on initial and final state of system. इंटरनल एनर्जी बच्चों रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इधर तरफ मान लीजिए प्रेशर है, इधर तरफ मान लीजिए क्या है, वॉल्यूम। ये पोजीशन 1 था, ये पोजीशन 2 था। एक गैस को लेके गए हैं वाया दिस पाथ, दूसरे को लेके गए हैं वाया दिस पाथ, तीसरे को घुमाते हुए, ये घुमक्कड़ है इधर उधर से घूमते हुए जा रहा है वाया दिस पाथ। अगर इस पाथ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1 है, इस पाथ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U2 है, इस पाथ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U3 है, तो ध्यान रखिएगा डेल्टा U1 विल बी इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल्स टू डेल्टा U3। यानी इंटरनल एनर्जी जो है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है मतलब तीनों ही केस में इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। पाथ चाहे जो भी हो, पाथ चाहे जो भी हो। एक और पॉइंट याद रखिएगा, डेल्टा यू इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इज नॉट अ पाथ फंक्शन। कैसा फंक्शन है, तो इट इज ए पॉइंट फंक्शन, इट इज ए पॉइंट फंक्शन। डेल्टा यू पाथ फंक्शन नहीं है, डेल्टा यू पॉइंट फंक्शन है। ओके एवरीवन, हाँ या ना? पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। एवरीवन रेज योर हैंड अगर यहाँ तक क्लियर है तो। सही बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकेंड पॉइंट विल बी वर्क डन इन thermodynamic process, work done in thermodynamic process depends on path। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है बच्चों, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस है, अगर ये वॉल्यूम वाला एक्सिस है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, एक ने ये वाला रास्ता फॉलो किया, दूसरे ने ये वाला रास्ता फॉलो किया, तीसरे ने ये वाला रास्ता फॉलो किया। अगर इसने W1 वर्क किया है, इसने W2 वर्क किया है, इसने W3 वर्क किया है, तो we know that area under PV curve depends on, area under PV curve depends on what, area under PV curve equals to work।
यानी ये वाला जो एरिया होगा ये किसके इक्वल होगा, ये वर्क के इक्वल होगा, ये एरिया वर्क के इक्वल होगा। और इसका वैल्यू कितना होगा, ये पहला वाला एरिया कितना है, अगर A1 है तो A1 इक्वल्स टू W1, दूसरा वाला एरिया ये वाला है तो A2 इक्वल्स टू W2, और एरिया A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W3। ठीक है, यानी वर्क डन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि W1 सबसे ज्यादा है, W2 उससे कम है, W3 उससे भी सबसे कम है। ठीक है, तो वर्क डन इज पाथ फंक्शन बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉट पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे एक और नोट देके लिखेंगे, नोट वर्क डन इज पाथ फंक्शन, वर्क डन इज path function, it depends on path। सही बच्चे, इतना नोट कर लेंगे एवरीवन, जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमने जो फ्लॉट पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, उसको डिफरेंट प्रोसेस में अप्लाई करेंगे। तो next topic is applying float, next topic is applying float to different thermodynamic process, अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, अब फ्लॉट को अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, आइसोबैरिक की, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक क्या होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बहुत बढ़िया, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। फ्लॉट क्या बोलता है, फ्लॉट बोलता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। बहुत बढ़िया, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू कितना होता है, NCV डेल्टा टी, एंड वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज PdV, P इंटू V2 माइनस V1। तो ये हो गया क्या, ये हो गया फ्लॉट फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। एवरीवन रेज योर हैंड, क्लियर है तो एवरीवन, वेरी गुड। सेकेंड वन हम देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा भी जीरो होता है। और क्या होता है, हमने देखा है कि वर्क डन भी क्या होता है, वर्क डन भी जीरो होता है। सिंस वॉल्यूम ही चेंज नहीं होता है तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। या फिर आप बोल सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू है कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर फ्लॉट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फ्लॉट, अगर यहाँ पे बच्चों लोग फ्लॉट अप्लाई करेंगे तो फ्लॉट क्या बोलता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये बोलता है फ्लॉट। अब डेल्टा क्यू हमने हीट सप्लाई किया इक्वल्स टू डेल्टा यू, और वर्क डन क्या है, वर्क डन जीरो है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बच्चों हुआ है चमत्कार। क्या चमत्कार हुआ है कि हमने जो भी यहाँ पे हीट सप्लाई किया है, ऑल हीट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क। जितना भी हम हीट सप्लाई करते हैं, ऑल हीट इज यूटिलाइज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क। तो यहाँ पे नोट देके पॉइंट लिख, हाँ बोलिए सर, वो डेल्टा यू का NCV डेल्टा टी, तो फिर V उसमें जीरो नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट होने से? नहीं, वो CV भी नहीं है बच्चों। देखिए ये डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या है, NCV डेल्टा टी। दिस इज नॉट वॉल्यूम, CV इज नॉट वॉल्यूम, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, यस सर। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी। यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में हम वर्क कर रहे हैं तो जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज